हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क विजुअल स्टूडियो के साथ यूज़ होता है और हम इसका यूज़ सॉफ्टवेयर बनाने के लिए करते हैं, प्रोग्राम्स बनाने के लिए करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क है क्या। तो जैसे आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क में हमको बेसिकली दो चीज़ें मिलती हैं जो मैंने हाईलाइट करी है यहाँ पे। सबसे पहले तो रन टाइम इन्वायरमेंट, उसको हम प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं, और सर्विसेज और एक्सटेंसिव सेट ऑफ लाइब्रेरीज। तो रन टाइम इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि डॉट नेट जो फ्रेमवर्क है वो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहाँ पर हम अपने सॉफ्टवेयर, अपने प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकें। और उन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें सर्विसेज और जो लाइब्रेरीज़ हैं वो भी हमें मुहैया कराता है। तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म मतलब एक ऐसा प्रोग्राम कह सकते हैं जहाँ पर अपना सॉफ्टवेयर की कोडिंग करेंगे, उसको हम डीबग करेंगे, उसको हम चला कर देखेंगे। सर्विसेज और लाइब्रेरी का मतलब होता है कि हमें जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले हैं उस सॉफ्टवेयर को ईजिली डेवलप करने के लिए, फास्टली डेवलप करने के लिए हमें कुछ लाइब्रेरीज़ मिल जाएंगी बनी बनाई, जिसको हम ईजिली यूज़ करेंगे और सीधा हमारा प्रोग्राम तैयार हो जाएगा। तो ये डॉट नेट फ्रेमवर्क होता है। अब हम देखते हैं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क में जैसे मैंने बोला कि प्लेटफॉर्म में यहाँ पे हमारे पास लाइब्रेरीज़ हैं, सर्विसेज हैं, जिनके थ्रू हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं एंड देन उसको डिप्लॉय करते हैं। तो इसके बीच में मतलब मैं डेवलप करना और उसको डिप्लॉय करना, उसके बीच में IDE आता है। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो जो विजुअल स्टूडियो है उसको हम IDE बोलते हैं। विजुअल स्टूडियो में बेसिकली हम कितनी भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे हम C# यूज़ कर सकते हैं, VB.NET यूज़ कर सकते हैं, JSAP यूज़ कर सकते हैं। लगभग 19 लैंग्वेजेस हैं, 19 लैंग्वेजेस हैं जिनका हम यूज़ डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है। मतलब यहाँ पे जो हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो हम विंडोज़ के लिए भी बना सकते हैं, मैक के लिए बना सकते हैं, तो लाइनक्स के लिए, एंड्रॉयड, आईफोन, स्मार्ट डिवाइस जितने भी हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से भी डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, साथ में डिवाइस इंडिपेंडेंट भी है और साथ में लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। यही मेन रीज़न है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब डॉट नेट का जो आर्किटेक्चर होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें सीखनी होती है। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर को हम लोग एक स्टैक भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें एक के ऊपर एक रखी गई हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे तो सबसे ऊपर मैंने इससे बताया था आपको कि यहाँ पे ये लैंग्वेजेस हैं, ये वो लैंग्वेजेस हैं जो डॉट नेट फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है। ठीक है, जब हमको प्रोग्राम डेवलप करना होगा तो डेवलप करने के पहले हमें डिसाइड करना होता है कि हम कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करने वाले हैं। हम विजुअल बेसिक यूज़ करने वाले हैं, C++ यूज़ करने वाले हैं, C# यूज़ करने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट यूज़ करने वाले हैं या JSAP यूज़ करने वाले हैं। तो हम कौन सा लैंग्वेज यूज़ करेंगे अपना प्रोग्राम बनाने के लिए, तो वो सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो यहाँ पे सपोर्ट करती हैं। अब उसके बाद आता है यहाँ पे कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। ये जो लेयर है कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन की, इसको हम लोग CLS भी बोलते हैं शॉर्ट में। इसका यूज़ होता है क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अब उन लैंग्वेज को एक कॉमन ग्राउंड पे ले जाने के लिए हम लोगों को CLS का यूज़ करना होता है। जैसे आप समझ लीजिए कि जैसे विजुअल बेसिक में जो डेटा टाइप होंगे वो C++ से थोड़े अलग होते हैं, C# थोड़ा अलग होते हैं। तो उन सबको एक कॉमन लाइन में लाने के लिए हम लोगों को CLS लेयर्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट लेयर पे देखेंगे तो यहाँ पर है ASP.NET और विंडोज़ फॉर्म्स। तो ये वो लेयर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो हम अपने डॉट नेट फ्रेमवर्क के थ्रू जो हम IDE यूज़ करने वाले हैं विजुअल स्टूडियो, उसमें हम दो चीज़ें बना सकते हैं। एक तो हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और साथ में वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं या वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो उनको बनाने के लिए ये लेयर रिस्पॉन्सिबल होंगी। तो ये जैसे विंडोज़ में हमने देखा कि सारी चीज़ें विंडो के फॉर्म में होती हैं, बटन्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ बनाने के लिए भी हमको यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी, टूल्स मिलेंगे। तो वो सब विंडोज़ फॉर्म्स में आते हैं। वैसे ही अगर हमने देखा कि वेबसाइट्स में फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको डिज़ाइन करना है तो वो भी हम इस लेयर के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा ADO.NET एंड XML। ये लेयर है बेसिकली
ये लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है डेटाबेस से लिए। तो अगर हमें कोई प्रोग्राम बनाना है जहाँ पर हमें अपना डेटा डेटाबेस में स्टोर करना है, सपोज़ मैंने अपना प्रोग्राम बनाया और उसका जो डेटा है वो MS एक्सेस में, SQL सर्वर में, MySQL में, ओरेकल में, किसी भी डेटाबेस में स्टोर करना है, तो हमको इस लेयर का यूज़ करना होगा। तो इस लेयर में वो सारे जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो सारी डेटाबेस से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद है बेस क्लास लाइब्रेरी। बेस क्लास लाइब्रेरी इसको हम बोलते हैं BCL शॉर्ट में, या फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी बोलते हैं कई बार। ये जो लेयर है, इस लेयर में बेसिकली बहुत सारे फंक्शंस मौजूद हैं पहले से बने हुए, बहुत सारे क्लासेस बनी हुई हैं जिनको हम सीधे सीधे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मेरे प्रोग्राम में मैं एक कोई सेंटेंस इनपुट करवा रहा हूँ और उस सेंटेंस में कितने लेटर्स हैं वो मुझे काउंट करना है, अगर कितने अक्षर हैं वो काउंट करना है, तो उसके लिए मुझे प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए हम सीधा सीधा BCL के अंदर एक फंक्शन होगा, हम सीधा उसको यूज़ करेंगे। तो ऐसे कई सारे छोटे छोटे फंक्शंस हैं, क्लासेस हैं, वो पहले से बनी बनाई हमको मिल जाती हैं, हम सीधा उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो .NET फ्रेमवर्क है वो बहुत सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। अब अलग अलग लैंग्वेज में अगर हम काम करते हैं तो उन सबको वो इकट्ठा एक ही लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करेगा। किसके थ्रू? CLR के थ्रू, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो CLR इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग नेटिव कोड टू MSIL। MSIL का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, ठीक है। तो ये कन्वर्जन का काम जो होगा कॉमन लैंग्वेज रन टाइम करेगा। और उसके बाद बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ये सारी चीज़ें, सारी जो लेयर्स हैं वो डिपेंडेंट होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो ये होता है .NET फ्रेमवर्क का आर्किटेक्चर। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हमारा जो प्रोग्राम हमने बनाया होता है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 डायग्राम बनाए हैं। पहले डायग्राम में हम देखेंगे कि विदाउट .NET, मतलब जब .NET का हम एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, एक सिंपल जो प्रोग्राम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, वो कैसे कंपाइल होता है। तो मान लीजिए मैंने C++ प्रोग्रामिंग में कोई कोड लिखा है, उस कोड को मैं पहले कंपाइल करूँगा, ठीक है। वो कंपाइल मतलब होता है कि प्रोग्राम का अभी मैंने जो लिखा है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है हमने, अब उसको कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। ये कंपाइलर काम होता है, ये आपको मालूम है। तो कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा और उससे क्या फाइल बनेगी? एक असेंबली फाइल बनेगी, ठीक है, या EXE फाइल बनेगी जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि C++ का जो कोड लिखा उसको कंपाइल करने का काम C++ का कंपाइलर करेगा और उससे वो एक असेंबली फाइल बनाएगा। उस असेंबली फाइल को या उस एग्जीक्यूटिव फाइल को ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं .NET फ्रेमवर्क में। तो .NET फ्रेमवर्क में हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, C# है, VB.NET है, C++ है, J# है। इन सारी लैंग्वेज को उनके नेटिव कंपाइलर के थ्रू कंपाइल किया जाएगा। जैसे C# का जो कोड होगा वो C# कंपाइलर कन्वर्ट करेगा, VB.NET का जो कोड होगा उसको VB.NET कंपाइलर कोड कंपाइल करेगा। ऐसे ही हर लैंग्वेज का रिस्पेक्टिव कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा। उसमें जो EXE फाइल या जो DLL फाइल जो बनेगी या इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड बनेगा, IL का मतलब यहाँ पे होता है इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। तो वो जो कोड बनेगा उसको अगेन CLR जस्ट इन टाइम कंपाइलर के थ्रू, JIT मतलब होता है जस्ट इन टाइम, तो JIT कंपाइलर के थ्रू उसको वो नेटिव कोड में कन्वर्ट करेगा जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम उसको समझ सके। तो यहाँ पे अगर हम देखें नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जीक्यूशन से .NET फ्रेमवर्क के प्रोग्रामिंग में एग्जीक्यूशन के बीच में एक डिफरेंस है यहाँ पे, जो है CLR का। तो CLR यहाँ पे हमारा मेन रोल प्ले करता है .NET फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर में।